हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर दोस्त मनीष कुमार। स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, बेसिकली मेनी फ्रूट प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, हमारा सरफेस टेंशन हो गया और कैपिलरिटी हो गया। तो हम उनमें से आज कुछ को यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो हमारा पहला क्या है? फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पहले पढ़ते हैं क्या? सरफेस टेंशन। क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन। ठीक, क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? सरफेस टेंशन। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है? एक इंटरफेस फिनोमिना होता है, लिक्विड इंटरफेस फिनोमिना होता है। ठीक, चलिए पहले हम समझते हैं क्या होता है, फिर इसकी डिफिनेशन को हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, लिक्विड, देखिए फ्लूइड दो तरह का होता है, लिक्विड और गैस। तो हम पहले लिक्विड का पढ़ेंगे, फिर गैस का देखेंगे, फिर दोनों के बीच में हम रिलेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक, दोनों के बीच हम क्या करेंगे? रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक क्या है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है। क्या है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है। ठीक, लिक्विड का क्या है? मॉलिक्यूल है। लिक्विड का क्या है? मॉलिक्यूल है। लिक्विड के मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, समझने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी थोड़ा। ठीक, देखिए कोई भी अगर हम पदार्थ की बात करें तो उन पदार्थ के बीच में, उस सब्सटेंस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं कोहेशन, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। देखिए जो कोहेसिव फोर्स होता है ये क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लीजिए हमारा लिक्विड है, हम पानी को कंसीडर कर ले रहे हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। ठीक, ये तो हो गया कोहेसिव फोर्स। एक होता है हमारा एडहेसिव फोर्स। क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। देखिए एडहेसिव फोर्स जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो पहले हम बात करें कोहेसिव फोर्स की, जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। ठीक, मान लीजिए हमारे ये वाटर है, ये वाटर का सरफेस है, तो उसके अंदर के एक स्टेट को लेके हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, मान लीजिए क्या करने जा रहे हैं? हम स्टडी करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो इस पे ये ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो एक मॉलिक्यूल को अनदर मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे को खींचना ये चाहेंगे तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं लगेगा। ठीक, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करें हम, नेट एफ नेट। ठीक, तो सारे मॉलिक्यूल जो इधर खींचे हैं तो उनका नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, और जो इधर के सारे मॉलिक्यूल हैं उनका नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। ठीक, इधर की तरफ आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर ये फोर्स, अगर हम ऊपर देखें वर्टिकल एफ नेट, वर्टिकल नेट फोर्स, और नीचे का वर्टिकल एफ नेट फोर्स देखें, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मतलब सारे फोर्स हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। मतलब अगर हम सरफेस से नीचे जाके, मतलब बीच में कहीं पे वाटर को कंसीडर करें, उसके मालिक्यूल को कंसीडर करें, तो वहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। चारों तरफ के लगने वाला नेट फोर्स मतलब जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि कहाँ की, अगर हम बात करें सरफेस की, अगर हम सरफेस की बात करें, तो अगर हम सरफेस की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक मालिक्यूल है, ठीक, यहाँ पे एक मालिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मालिक्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा मालिक्यूल है, ठीक। देखते रहिए आप, देखते रहिए तभी समझ में आएगा। यहाँ पे सॉरी ओ भाई, यहाँ पे एक दूसरा मालिक्यूल है, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा मालिक्यूल है, ठीक। ये सरफेस के मालिक्यूल हो गए, ये था बीच का, ये हो गया सरफेस के मालिक्यूल, ठीक। तो इन पे भी तो वो कोहेशन की वजह से इन पे भी तो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए ये इधर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये वाला ऊपर की तरफ, मतलब एक दूसरे को तो खींचते हैं एक दूसरे को। और मान लीजिए ये वाला नीचे की तरफ, और ये इसको ऊपर की तरफ लगाएगा, और ये वाला इधर लगाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला इधर लगाएगा, और सेम ऐसे ये नीचे की तरफ, इधर इस साइड की तरफ लगाएगा, ठीक। तो ये एक तरफ खींचने की प्रॉपर्टी, जैसे कि हम बताएं, ये आपको क्या होता है, ये एक तरफ खींचने की प्रॉपर्टी क्या होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो इनका कहीं ना कहीं नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक। कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि सरफेस के ऊपर कोई मालिक्यूल नहीं है, तो ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऊपर कोई फोर्स लगाने की कोशिश नहीं करेगा। और साइड में अगर बात करें तो एक एफ नेट यहाँ पे आ जाएगा, और एफ नेट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स साइड में अगर उसका हम कंपोनेंट करेंगे तो नेट फोर्स, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। लेकिन इसको, इस फोर्स को कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा, इस फोर्स को कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ खींचने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। तो पूरा कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये मालिक्यूल नीचे की तरफ आना चाहेगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। जो सरफेस के मालिक्यूल है यहाँ पे, जो यहाँ पे सरफेस के मालिक्यूल हैं, जो यहाँ पे क्या है, हमारे सरफेस के मालिक्यूल है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या करेंगे, इस पे स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। ऊपर के मालिक्यूल स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, क्यों, ताकि ये नीचे ना जा पाए। जब स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लगाएंगे सरफेस के मालिक्यूल, तो क्या होगा, सरफेस में टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये एक थीन मेम्ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर दिखेगी, थीन मेम्ब्रेन लाइक। टेंशन इतना आ जाएगा कि एक थीन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पे, जिसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन, ठीक, जिसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या है, देखिए इन द लिक्विड देयर आर नो एनी फोर्स, देयर आर नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, देयर आर नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक। बट इन द
but on the surface there are net force each downward डायरेक्शन। ठीक, जो नेट फोर्स क्या है हमारा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, टू ओवरकम दिस फोर्स दिस surface molecule make a strong cohesive force। ठीक, कोहेसिव फोर्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बनाएंगे। ठीक, ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्स this surface of liquid come in tension। ठीक, कम इन टेंशन। ठीक, जिससे क्या होगा, लिक्विड की जो सरफेस होगी क्या होगी, वो टेंशन में आ जाएगी। ठीक, ठीक, और इसे ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको ही क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन। ठीक, इसको ही क्या हम बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक, देखिए जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन इज व्हाट, सरफेस इंटरफेयर फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस पे ही देखने को मिलता है। ठीक, दी सरफेस टेंशन इज सरफेस इंटरफेस फिनोमिना। सरफेस इंटरफेस फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक, अब हम इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ एप्लीकेशन के हम बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सरफेस टेंशन का कुछ एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो हमारा वाटर जो बबल होता है उसमें देखने को मिलता है, मतलब वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है उसमें देखने को मिलता है, वो स्फेरिकल होता है। और वाटर जेट में देखने को मिलता है। सोप बबल आप देखे होंगे जो उड़ता रहता है इधर उधर, उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम एक को कंसीडर कर लेते हैं, किसको, वाटर ड्रॉपलेट को। ठीक, वाटर ड्रॉपलेट को। ठीक, वाटर ड्रॉपलेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक, एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक वाटर ड्रॉपलेट को हमने यहाँ पे क्या करा है, कंसीडर करा है। ठीक, क्या करा है, कंसीडर करा। देखिए जो वाटर ड्रॉपलेट होगा उसमें अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, चारों तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको बस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या करेगा, उसको बनाए रखने की, मतलब स्फीयर को बनाए, मतलब ड्रॉपलेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा।
और इसको और एक फोर्स लगेगा इसमें, सरफेस टेंशन, जो कि इसके सरफेस पे लगेगा, सरफेस पे देखने को मिलेगा। ये भी क्या करेगा, स्फीयर को मतलब वाटर ड्रॉपलेट को बनाए रखने में मदद करेगा। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, जो इंटरनल प्रेशर होगा, कुछ इस तरह से इसके बाल पर देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, PI। ठीक, जो अंदर का प्रेशर है। ठीक, अब देखिए, बाहर से भी तो प्रेशर इस पे लगेगा, बाहर से भी तो प्रेशर इस पे लगेगा, बाहर से भी तो प्रेशर इस पे लगेगा। ठीक, बाहर से जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा प्रेशर होगा, वो होगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लग रहा है, हमारे ऊपर लग रहा है, आप पढ़ रहे होंगे आपके ऊपर लग रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन का क्या रोल है और ये कहाँ पे है। ठीक, देखिए, अगर हम ड्रॉप को कुछ ऐसे काट दें, कुछ ऐसे, यहाँ से अगर ऐसा है कुछ, तो अगर हम ड्रॉप को कुछ ऐसे काट दें, ऐसे, यही ड्रॉपलेट है, इसको हम क्या किए हैं, बीच से काट दिए हैं, बीच से क्या किए हैं, काट दिए हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होगा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे, ये सरफेस पे देखने को मिलेगा, ये सरफेस पे देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक, ये कहाँ मिलेगा, सरफेस को देखने को मिलेगा। ठीक, ये सरफेस टेंशन है, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। ठीक, सिग्मा से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। ठीक, अब देखिए अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें कि सरफेस टेंशन होता क्या है, मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें कि सरफेस टेंशन होता क्या है, मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें कि सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो एक मैं पेज ले लेता हूं, एक मिनट। देखिए, अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें तो कहीं ना कहीं ये फ्लूइड पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या होगा, आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब हम जनरली लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए लिक्विड है, इसकी सरफेस है, तो हम अगर इस पे कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट जैसे ही हम इस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसको इस पे, तो कुछ ये नीचे की तरफ ऐसे क्या होता है, दब जाता है नीचे की तरफ। देखिए, नीचे की तरफ दबा है ना, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या होता है, दब जाता है। ठीक, एक पेन लेना था, चलिए कोई बात नहीं, नीचे की तरफ ये दब जाता है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हम रख दिए हैं, तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे दब जाता है। देखिए, यहाँ दबा हुआ है ना, ये दबा हुआ है, तो जो इस पे सरफेस टेंशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इसके जो ऑब्जेक्ट है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए, परपेंडिकुलर ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। ठीक, तो हम कौन सा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, देखिए, हम वो वाला परपेंडिकुलर मतलब फोर्स कंसीडर करेंगे जो फोर्स इसके परपेंडिकुलर हो, इस ऑब्जेक्ट के ऐसे ऐसे ऐसे, और ऑन दी लिक्विड एयर इंटरफेस, ये लिक्विड है, इसके ऊपर क्या है, एयर है, तो इस इंटरफेस में रहे। देखिए, परपेंडिकुलर भी रहे, इंटरफेस में रहे, तो कुछ इस तरह से ये हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये इंटरफेस में रहे और इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हमारा फोर्स कुछ इस तरह का देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलेगा। ठीक, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और इन लिक्विड एयर इंटरफेस में है, मतलब लिक्विड के इंटरफेस में। जैसे हमारा इंटरफेस है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसे लगेगा, ऐसे इसके इंटरफेस पे लगेगा। ठीक, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है
जो हमारा क्या है फोर्स है, कौन सा सरफेस टेंशन फोर्स है, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एल। सिग्मा क्या लिख सकते हैं, एफ एस सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एल, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम यूनिट की बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, ये सरफेस टेंशन का फार्मूला है। सरफेस टेंशन का क्या है, ये फार्मूला है। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें, ठीक, तो ये क्या है, फोर्स है, तो किस में रहेगा, न्यूटन में। और ये क्या है, एल, एल व्हाट, लेंथ, इसका लेंथ ही तो है, एल लेंथ। ठीक, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक, न्यूटन पर मीटर। अगर हम डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो देखिए न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पे -2, और एल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, एम एल पे 0 लिख सकते हैं, या एल को नहीं भी लिख सकते हैं, एम एल टी पे -2, ये हमारा क्या है, ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें इसकी, तो मैथमेटिकली क्या हम लिख सकते हैं, दी सरफेस टेंशन is the directly proportional to the length of object and in perpendicular direction and in the liquid interface। मतलब परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, और क्या होता है, लिक्विड के इंटरफेस में लगता है। ठीक, लिक्विड के इंटरफेस में लगता है। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे थे वाटर ड्रॉपलेट की, हम क्या पढ़ रहे थे, वाटर ड्रॉपलेट। ये इंटरनल प्रेशर है जो बाहर की तरफ लगेगा, मतलब लिक्विड में, और ये एक्सटर्नल फोर्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर लगेगा, और ये एक सरफेस टेंशन है, ये सरफेस फिनोमिना है, तो ये सरफेस पे लगेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो हमारा क्या है, बस्टिंग फोर्स, मतलब जो ड्रॉप को बस्ट करना चाहे, मतलब ड्रॉप को यहाँ से बीच से तोड़ना चाहे, इसको अलग करना चाहे। ठीक, और क्या होगा, एक रजिस्टिंग फोर्स जो मना करे, रजिस्टिंग फोर्स। ठीक, रजिस्टिंग फोर्स जो बस्टिंग होने से रोके। ठीक, तो देखिए एक होता है, क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स को, सरफेस टेंशन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एल। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स को यहाँ से, ये इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एल। ये क्या है हमारा, सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एल। तो देखिए अगर प्रेशर की बात करें हम, इंटरनल प्रेशर की, देखो
जो हमारा कॉनकेव सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस, इसमें जो प्रेशर होता है, मान लीजिए P1 हो गया, जो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, इस पे जो प्रेशर P2 होता है, ठीक। तो कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स से ज़्यादा होता है, ठीक। तो कॉनकेव साइड में जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर होगा, हमेशा कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होता है। मतलब ये P1 क्या होगा, हमेशा P2 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो देखिए जो पी आई है इनिशियल, मतलब सॉरी इनिशियल नॉट, जो इंटरनल प्रेशर है, जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो शेप क्या है, ये जो शेप क्या है, ये क्या है, कॉनकेव है, ठीक। तो देखिए इसको प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, फोर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। तो अंदर के प्रेशर को ले लेते हैं हम, पी आई इंटू एरिया। तो देखिए एरिया क्या होगा इसका, देखिए ये मतलब ड्रॉपलेट है तो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो इसका एरिया क्या लेते हैं, इसके प्रोजेक्शन का एरिया लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ हम एक गोला ले रहे हैं, तो इधर से जब टार्च मारेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सर्किल ही तो बनेगा। तो उस सर्किल का हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, ठीक, प्रोजेक्शन का एरिया लेते हैं। तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा, मान लीजिए इसका डायमीटर जो है ये d है, तो एरिया क्या होगा, π/4d², ठीक। ये हो गया इक्वल टू, देखिए ये तो था जो बाहर की तरफ इसको फोड़ने की, मतलब बस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको जोड़ कौन रहा है, कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर, और ये सरफेस टेंशन। तो देखिए ये हो गया क्या हमारा, P0 इंटू π/4d² प्लस, इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। देखिए उस लेंथ को लेते हैं जहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगता है और उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पूरे 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 मतलब ये जो मतलब एरिया जैसे है, ये पूरा पेरीमीटर उस पे लग रहा है, उस पे लग रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी, ठीक, पाई इंटू डी। अब यहाँ से कुछ टर्म होंगे ऐसे जो कट जाएंगे, जैसे देखिए पाई से ये और ये क्या हुआ, कट गया हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हुआ, कट गया। अब देखिए मतलब डी से डी, अब देखिए पाई से पाई, पाई पाई, ये हमारा क्या हुआ, कट गया, ठीक। अब बचेगा क्या है, क्या यहाँ पे बचेगा, क्या यहाँ पे बचेगा, क्या यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिए पी आई इंटू d/4, Pi इंटू d/4 माइनस यहाँ P0 इंटू d/4, तो उसको हम इधर लेके आ जाएंगे इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा P0 इंटू d/4। और इधर क्या बचा है, सिग्मा, केवल सिग्मा बचा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो क्या बचा है, सिग्मा, ठीक। अब देखिए ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है, ये दोनों क्या है, हमारा प्रेशर डिफरेंस है। तो इससे d/4 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, पी आई माइनस P0, और इधर क्या बचा है, सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, और ये यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा, और ये 4 इधर आएगा और ये d नीचे आएगा। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी। ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेशर को बता रहा है, ठीक। ये प्रेशर को बता रहा है किस कंडीशन में, लिक्विड ड्रॉपलेट की कंडीशन में, ठीक, लिक्विड ड्रॉपलेट की कंडीशन में। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने सरफेस टेंशन क्या किया, पढ़ लिया, और हम कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी,
क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, देखिए कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि कौन सा फ्लूइड कितना कंप्रेसिबल है। अब कंप्रेसिबल का क्या मतलब हुआ, अगर हम यूनिट प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू में कितना फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है, उसके रेशियो को क्या हम बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, जार हैं या दो कंटेनर बोल सकते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें जो हमारा मतलब क्या है, लिक्विड है, तो ये यहाँ तक भरा है, यहाँ तक इसमें भरा है। ठीक, यहाँ तक इसमें भरा है। ठीक, और जो इसमें है लिक्विड वो कुछ यहाँ तक भरा है, यहाँ तक भरा है। मतलब अगर ये कंटेनर 1 है और ये 2 है और यहाँ पे एक मतलब पिस्टन जैसा अरेंजमेंट है और इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पुश हो जाएगा। ठीक, पिस्टन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हम बोलेंगे जो वॉल्यूम है 2 का वो किससे, वॉल्यूम 1 से क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब वॉल्यूम घटा है प्रेशर लगाने से, मतलब क्या हुआ, ये कंप्रेस हुआ है। तो इसी को हम मतलब कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि देखिए यूनिट प्रेशर अप्लाई करने पर, यूनिट प्रेशर अप्लाई करने पर क्या करने पर, यूनिट प्रेशर अप्लाई करने पर क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, वॉल्यूम में चेंज क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये V1 था, अब ये V2 हो गया। देखिए ये V1 था, ये क्या होगा, V2 हो गया, मतलब कंप्रेस हो गया। तो डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। अगर इसका फ्रैक्शन लेते हैं तो लिखेंगे V1 अपान V1। ठीक, फ्रैक्शनल चेंज। तो देखिए V2 क्या है, कम है, V1 ज़्यादा है, V2 कम है, V1 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव वैल्यू ये आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, क्योंकि वैल्यूम घट रहा है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, थोड़ा इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को। देखिए -1/v dv अपान dp, dv अपान dp, ये क्या है हमारा, ये कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट की, अगर हम बात करें यूनिट की यहाँ पे, तो देखिए ये वैल्यूम, ये वैल्यूम क्या हो गया, खत्म, कैंसिल आउट। ये क्या बचा, 1 अपान प्रेशर। 1 अपान प्रेशर को क्या बोल सकते हैं हम, पास्कल, या इसको हम बोल सकते हैं पास्कल इनवर्स। ठीक, या 1 अपान प्रेशर, प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यूनिट है। ठीक, ये हमारा क्या है, यूनिट है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, अब कंप्रेसिबिलिटी का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिफिनीशन, कंप्रेसिबिलिटी का क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, देखिए दी फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन ड्यू टू अप्लाइंग यूनिट प्रेशर, यूनिट प्रेशर। ठीक, इसको क्या हम बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, देखिए अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, देखिए आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल
आइसोथर्मल अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नाम से क्या है पता चला, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू mRT। ठीक, मास ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, R ये भी एक कांस्टेंट ही है, T भी कांस्टेंट हो गया इस प्रोसेस में, T भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू C लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? P इंटू DB प्लस V इंटू DP इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अब देखिए इसको उधर की तरफ भेजेंगे, मतलब इक्वल टू के उधर की तरफ, तो क्या होगा? PdV इक्वल टू माइनस VdP, माइनस VdP। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/V इंटू DV अपान DP, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? 1/P। ठीक, 1/P। अब देखिए यहाँ पीछे देखते हैं, -1/V DV अपान DP, -1/V DV अपान DP क्या होगा? 1/P। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ये कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/P। ठीक, 1/P। देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो आइसोथर्मल के केस में क्या होता है? 1/P। और कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या हमने बताया आपको? पास्कल इनवर्स। ठीक, प्रेशर पास्कल इनवर्स, सेम चीज वहां से भी दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया कौन सा? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक और कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्या होती है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, देखिए नाम से क्या लगता है? आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक को हम क्या लिख सकते हैं? आइसेंट्रोपिक को हम लिख सकते हैं PV पे गामा इक्वल टू C, यही ना प्रोसेस होगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा? P गामा टाइप V पावर गामा -1 इंटू DV प्लस V पावर गामा इंटू DP इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे? इसको उधर की तरफ भेजेंगे, P गामा, देखिए V को हम लिख सकते हैं गामा इंटू V पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं ना हम? ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगा इंटू DV। अब इसको उधर की तरफ हम भेज रहे हैं तो क्या होगा? -V पावर गामा इंटू DP इंटू क्या होगा? DP। अब देखिए कुछ टर्म होंगे ऐसे जो कट जाएंगे, देखिए ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म क्या हुआ? कट गया। तो बचा क्या? बचा क्या? देखिए बचा क्या? इसको लिख सकते हैं 1/V माइनस, इस माइनस को हम इधर ला दें तो इसको लिख सकते हैं 1/V। ठीक, ये DV को AGT रख देते हैं DV, इस DP को लाएंगे तो नीचे आएगा 1/DP इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म जब हम उधर भेजेंगे तो 1 अपान में आ जाएंगे गामा इंटू P। तो देखिए
माइनस 1/v dv अपॉन dp, माइनस 1/v dv अपॉन dp, ये क्या है? ये कंप्रेसिबिलिटी है, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम? बीटा, और ये वैल्यू हो गई हमारा गामा इंटू पी। देखिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी के केस में हमारा ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक, अब देखिए हम एयर और वाटर के कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन एक बिल्डअप करने जा रहे हैं। देखिए जो कंप्रेसिबिलिटी होती है किसकी? एयर की, वो तो होती है 10⁻⁻⁴ पास्कल इनवर्स। ठीक, और जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है? 0.5 × 10⁻⁹ पास्कल इनवर्स। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको अभी नहीं डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर इक्वल टू 200 टाइम्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ अगर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है? तो मतलब जो वाटर है, जो हमारा वाटर है वो कम कंप्रेसिबल है देन एयर। देखिए जो एयर की कंप्रेसिबिलिटी है वो इतना टाइम ज़्यादा है किससे? वाटर से। ठीक, तो यहीं पे हम आज अपनी क्लास को क्या करते हैं? एंड करते हैं, और